My dear students, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes. Dear students, today we will discuss about the skill of lecturing. प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग जो सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत एक शिक्षण कौशल होता है व्याख्यान कौशल, जिसका अधिकांशतः अध्यापक बहुत अधिक प्रयोग करते हैं, लेक्चरिंग स्किल ऑफ लेक्चरिंग या व्याख्यान कौशल, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि लेक्चरिंग कौशल या व्याख्यान कौशल का प्रयोग करते समय एक शिक्षक को किन किन बिंदुओं या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अर्थात इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करें, आज का क्लास स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों में से जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारे सभी वीडियोज आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग स्किल ऑफ लेक्चरिंग या व्याख्यान कौशल। दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण के दौरान जितने स्किल्स सिखाए जाते हैं, टीचिंग स्किल्स जितने सिखाए जाते हैं, उसमें से जो ये व्याख्यान कौशल है, स्किल ऑफ लेक्चरिंग है, इसको जो है शिक्षक सबसे अधिक पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग सबसे अधिक आजकल के अध्यापक टीचर्स जो है क्लास में करते हैं। लेकिन इस स्किल की, इस टीचिंग स्किल की सबसे बड़ी कमी है कि यदि इस टीचिंग स्किल्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो इसमें ध्यान देने योग्य बातें होती हैं, यदि शिक्षक उसका ध्यान नहीं रखता है तो कक्षा मोनोटोनस हो जाता है। कक्षा में जो छात्र बैठे होते हैं, जिन छात्रों के लिए हम कक्षा ले रहे होते हैं, वे छात्र जो है कक्षा में रुचि नहीं लेते हैं। इसलिए यदि हम व्याख्यान कौशल का प्रयोग कर रहे हैं, स्किल ऑफ लेक्चरिंग का प्रयोग कर रहे हैं कक्षा में, तो हमें जो इसके प्रमुख घटक होते हैं, अर्थात जो ध्यान देने वाली बातें होती है, उसका हमें बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हमारा क्लास जो है मोनोटोनस ना हो, नीरस ना हो क्लास में, बल्कि बच्चे जो है क्लास में इंटरेस्ट ले। जो टीचर जिस टॉपिक के बारे में या जिस प्रकरण को लेकर के व्याख्यान दे रहा है, उसको रुचिपूर्वक सुने और उसमें वे पार्टिसिपेट भी करें। उसमें पार्टिसिपेट जब करेंगे, रुचिपूर्वक सुनेंगे, तो उनका अधिगम बढ़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। व्याख्यान कौशल के अंतर्गत विषय वस्तु से संबंधित उदाहरण देकर तथा विभिन्न घटनाओं, दैनिक जीवन की क्रियाओं, प्रत्ययों आदि के द्वारा विषय वस्तु को स्पष्ट किया जाता है। दोस्तों, जो स्किल ऑफ लेक्चरिंग है या व्याख्यान कौशल है, इसका जब कोई शिक्षक प्रयोग करता है तो इसमें जो शिक्षक है वो जो हमारा कंटेंट होता है या जो टॉपिक है, जो प्रकरण है, उससे संबंधित कुछ वो एग्जाम्पल्स देता है, उदाहरण देता है, या उससे रिलेटेड कुछ घटनाओं का वर्णन करता है, कुछ कहानियाँ सुनाता है, या दैनिक जीवन में जो डेली लाइफ में बच्चों के साथ या समाज में घटित हो रही है, उन चीज़ों का उदाहरण देकर, उन बातों का उदाहरण देकर के जो कंसेप्ट होता है, जो प्रत्यय होता है या प्रकरण के बारे में, वो छात्रों को समझाता है, बताता है। अर्थात लेक्चरिंग स्किल में एक अध्यापक जो है कक्षा में छात्रों को विभिन्न उदाहरण के द्वारा, विभिन्न कहानी या कोई किसी प्रसंग के द्वारा, या दैनिक जीवन की क्रियाओं के बारे में बता करके, या विभिन्न घटनाओं को बता करके, विभिन्न घटनाओं, दैनिक जीवन की क्रियाओं या विभिन्न उदाहरणों, विभिन्न प्रसंगों का वर्णन करके कक्षा में अध्यापक जो है छात्रों को उस दिए गए प्रकरण या उस दिए गए टॉपिक के कंसेप्ट को क्लियर करता है, छात्रों के सामने उस विषय वस्तु को स्पष्ट करता है, विषय वस्तु को बताता है। लेकिन बताने के लिए वह किसी न किसी प्रसंग का, उदाहरण का, घटनाओं का या सामाजिक क्रियाओं का सहारा लेता है। उनका वर्णन करते हुए जो है कक्षा में विषय वस्तु को या उस प्रकरण को स्पष्ट शिक्षक करता है। व्याख्यान के द्वारा विचारों, घटनाओं, प्रत्ययों आदि के मध्य संबंध को प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों, जब कक्षा में टीचर जो है व्याख्यान दे रहा होता है, लेक्चर दे रहा होता है,
तो वे अपने विचारों से या जो उदाहरण दे रहा होता है या घटनाएं जो सुना रहा होता है या दैनिक जीवन की जो जिन क्रियाओं के बारे में कक्षा में चर्चा करता है अध्यापक, उन दैनिक जीवन की क्रियाओं से, उन घटनाओं से, उन प्रसंगों से या उन उदाहरणों से जो टॉपिक होता है या जो प्रकरण होता है उसके कंसेप्ट को जोड़ने का प्रयास करता है। जब उसके कंसेप्ट को उदाहरण के माध्यम से उस घटना को जोड़ता है तो उससे जो छात्र है उसके दिमाग में उस कंसेप्ट के प्रति एक स्पष्ट रूपरेखा बन जाती है। उस कंसेप्ट या उस संप्रदाय या उस प्रकरण को अच्छी तरह से वो समझ जाता है। अर्थात स्किल ऑफ लेक्चरिंग के अंतर्गत, व्याख्यान कौशल के अंतर्गत जो अध्यापक होता है वो किसी कंसेप्ट को समझाने के लिए एक भूमिका बनाता है और भूमिका बनाने के लिए वह दैनिक जीवन की घटनाओं का वर्णन करता है। डेली टू डेली लाइफ में जो छात्रों के जीवन में घटित हो रही हैं वो घटनाएं या जो समसामयिक घटनाएं चल रही हैं, जो उसमें वर्तमान में घटनाएं चल रही होती हैं, या अपने विचारों को व्यक्त करता है, कोई उदाहरण देता है, कोई कहानी बताता है, कोई प्रसंग बताता है। उन कहानी, प्रसंग और घटनाओं के द्वारा अध्यापक जो है कक्षा में जो संप्रदाय को बताना चाह रहा है, छात्र को जिस कंसेप्ट या जिस टॉपिक के बारे में छात्रों को बताना चाह रहा है, उससे वो उन घटनाओं, उन उदाहरणों से उसको जोड़ता है, उसके मध्य संबंध स्थापित करता है और इसके द्वारा अध्यापक चाहता है कि छात्रों के दिमाग में वो कंसेप्ट अच्छे से बैठ जाए, वो संप्रदाय उनको स्पष्ट हो जाए। अर्थात व्याख्यान के द्वारा विचारों, घटनाओं, संप्रतियों आदि के मध्य संबंध को प्रदर्शित किया जाता है। चलिए दोस्तों, हम अब लोग देखते हैं कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्किल ऑफ लेक्चरिंग, या व्याख्यान कौशल के घटक या व्याख्यान कौशल के अवयव कौन कौन से होते हैं। जो दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों, जो ये कंपोनेंट्स है या व्याख्यान कौशल के जो घटक या अवयव है, इन घटक के हम लोग एक एक बारी बारी से चर्चा करेंगे और सभी घटक ऐसे हैं जिनका हमें जब लेक्चर या व्याख्यान कौशल का या लेक्चरिंग टीचिंग स्किल का प्रयोग करते हैं तो सभी घटनों को हमें अपने दिमाग में बना कर रखना चाहिए। अर्थात सभी घटकों या सभी अवयवों का पालन करना चाहिए, उसको अपने दिमाग में रखना चाहिए, तभी हमारा जो व्याख्यान है, लेक्चर है, वो इफेक्टिव होगा और छात्रों की लर्निंग भी फ्रूटफुल हो पाएगी। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है। फर्स्ट कंपोनेंट इज व्याख्यान शुरू करने का कौशल। दोस्तों, जब कक्षा में हम जाते हैं और किसी प्रकरण या किसी टॉपिक से संबंधित व्याख्यान जब देना हम प्रारंभ करते हैं तो दोस्तों सीधे हमको कक्षा में जाकर के ब्लैक बोर्ड पर टॉपिक या प्रकरण लिख देने के बाद व्याख्यान उसके ऊपर देना प्रारंभ नहीं कर देना चाहिए, बल्कि क्या करना है कि जो प्रकरण है, जो टॉपिक है, उसके बारे में छात्रों को बताने से पहले उसकी एक भूमिका बनानी चाहिए। और भूमिका बनाने के लिए दोस्तों बताया गया है कि हमें हमेशा ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना चाहिए। अर्थात छात्र जिन घटनाओं या जिन कंसेप्ट के बारे में जानते हैं, उन कंसेप्ट, उन घटनाओं की चर्चा करते हुए, उस विषय वस्तु की चर्चा करते हुए जिसके बारे में छात्र जानते हैं, उसकी चर्चा करते हुए फिर हम अपने संप्रदाय की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। और उसके बढ़ने में भी हमें क्या करना है कि व्याख्यान देते समय धीरे धीरे कोई उदाहरण देकर, कोई कहानी सुनाकर, कोई प्रसंग बता करके धीरे धीरे अपने मेन कंसेप्ट की तरफ या मेन प्रकरण की तरफ बढ़ना प्रारंभ करना चाहिए। अर्थात व्याख्यान देने में एकदम डायरेक्ट कक्षा में जाकर के टॉपिक ब्लैक बोर्ड पर लिखा है टॉपिक बता के तुरंत व्याख्यान शुरू नहीं कर देना चाहिए, बल्कि उसकी एक भूमिका बनानी चाहिए छात्रों के समक्ष। और छात्रों के जो जिसके बारे में वो जानते हैं, जो उनका प्री नॉलेज है, जो उनका पूर्व ज्ञान है, एंटरिंग बिहेवियर है, जो उनके जिसके बारे में जानते हैं, अर्थात ज्ञात से अज्ञात सूत्र का प्रयोग करके हमें व्याख्यान को प्रारंभ करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज बोलने की सहजता। दोस्तों, कक्षा में जब हम लेक्चर दे रहे होते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा बोलने का तरीका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसमें क्या है दोस्तों, एक तो बोलने की जो स्पीड होती है, बोलने की स्पीड दोस्तों ना तो बहुत तेज होना चाहिए और ना ही बहुत अधिक स्लो होना चाहिए, बल्कि मॉडरेट होना चाहिए। यदि कक्षा में कोई शिक्षक बहुत तेजी से बोलता है तो बच्चे
उन बातों को समझ नहीं पाएंगे, अध्यापक का जो व्याख्यान है उसको समझ नहीं पाएंगे और छात्रों के ऊपर से सब कुछ निकल जाएगा। अर्थात हमको जब व्याख्यान देना है तो उसमें जो हमारे बोलने की स्पीड है उस पर बहुत अधिक ध्यान देना है। और इसी के साथ साथ हमको व्याख्यान देते समय अपनी बोलने की जो स्पीड है उसको भी बहुत कम नहीं कर देना है कि बहुत धीरे धीरे से बोलें, जिससे कि हमारा 30 मिनट 35 मिनट का पीरियड है वो पीरियड पूरा हो जाए लेकिन हमारा व्याख्यान या लेक्चर कंप्लीट ना हो। तो दोस्तों एक तो हो गया कि स्पीड, जो लेक्चरिंग स्पीड होता है, जो बोलने की या व्याख्यान की गति होती है उस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा होता है दोस्तों वॉल्यूम या आवाज़, जो साउंड होता है, जो आवाज़ होता है व्याख्यान की, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। अर्थात कक्षा में हमको बहुत धीरे धीरे नहीं बोलना चाहिए या बहुत तेज़ भी नहीं बोलना चाहिए, बल्कि मॉडरेट बोलना चाहिए। दोस्तों यदि हम कक्षा में बहुत धीरे धीरे बोलते हैं तो कक्षा के जो पीछे के पंक्ति में कक्षा में जो छात्र बैठे होते हैं उनको हमारी आवाज़ या हमारा व्याख्यान सुनाई नहीं देगा। तो इसलिए हमको जो है कक्षा में या व्याख्यान देते समय बहुत धीरे धीरे भी नहीं बोलना चाहिए। और दोस्तों आवश्यकता से अधिक तेज भी नहीं बोलना चाहिए। यदि हम व्याख्यान देते समय आवश्यकता से अधिक हमारा वॉल्यूम तेज होता है, आवाज़ तेज होती है, तो कक्षा में प्रदूषण क्रिएट होता है और बच्चे जो है एनवाइंग होने लगते हैं, बच्चे चिढ़ने लगते हैं, कक्षा में बच्चे असहज महसूस करने लगते हैं यदि आवश्यकता से अधिक आवाज़ होती है। तो दोस्तों हमको जो है बोलने में सहजता के साथ बोलना चाहिए। अर्थात जो हमारा स्पीड होना चाहिए बोलने की वो भी मॉडरेट होना चाहिए, जो बोलने की वॉल्यूम होनी चाहिए, जो आवाज़ होनी चाहिए वो भी मध्यम दर्जे का होना चाहिए, न बहुत अधिक तेज होना चाहिए न बहुत अधिक स्लो होना चाहिए। और तेज भी इतना होना चाहिए कि जो अंतिम रो में छात्र बैठे हैं उनको सुनाई दे, और बोलने की स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि कक्षा के सभी बच्चों को हमारा जो व्याख्यान है, जो लेक्चर हम दे रहे हैं, उस सभी बातें उनको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, सरल व सहज भाषा का प्रयोग। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। सरल व सहज भाषा का प्रयोग होता क्या है कि कभी कभी कक्षा में जो अध्यापक होता है वो अपने पांडित्य का परिचय देने के लिए क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करने लगता है। तो यदि आप छात्रों के सामने क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करेंगे व्याख्यान देते समय तो छात्रों को कुछ भी नहीं समझ में आएगा। जब आपकी भाषा ही नहीं समझ में आएगी तो आप क्या कहना चाहते हैं वो भी नहीं समझ में आएगा। अर्थात व्याख्यान देते समय हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी भाषा हो, जो हमारा लैंग्वेज हो, वो सरल व सहज हो। हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारी जो लैंग्वेज हो, जो भाषा हो, वो वही भाषा हो जो छात्रों की भाषा हो। छात्र जिस भाषा में सहज हो, सरल हो, उसी भाषा का प्रयोग करके हमको छात्रों को व्याख्यान देना चाहिए। यदि छात्र जो है हिंदी भाषा में सहज हैं, हिंदी भाषा को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो हमको हिंदी भाषा में लेक्चर देना चाहिए। यह छात्र हिंदी भाषा में सहज न होकर के इंग्लिश लैंग्वेज में जो है सहज है तो हमको अंग्रेजी का प्रयोग करके हमको अपना व्याख्यान या लेक्चर देना चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमको अपनी भाषा जो है छात्रों के अकॉर्डिंग रखनी चाहिए। जो जैसे छात्र जिस भाषा को, जिस लैंग्वेज को, जिस तरीके की भाषा को छात्र अच्छे से समझ सकें उसी भाषा का प्रयोग हमको व्याख्यान या लेक्चर देने के लिए करना चाहिए। न कि हमें अपने पांडित्य का प्रदर्शन करना चाहिए कि हमको अंग्रेजी आती है, हमको क्लिष्ट हिंदी आती है, शुद्ध हिंदी आती है, तो उसका प्रयोग यदि हम करते हैं या हम टोटली इंग्लिश का अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी भाषा या इंग्लिश का प्रयोग करते हैं टोटली, और छात्रों को यदि वो चीज़ नहीं समझ में आ रही, वो भाषा में सहज नहीं है छात्र, तो हमारा व्याख्यान या हमारे लेक्चर का कोई अभिप्राय नहीं रह जाएगा, मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि छात्र उस व्याख्यान में जो बताई गई बातें हैं उसको वे समझ ही नहीं सकेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, रोचक विधियों का प्रयोग। दोस्तों यह भी महत्वपूर्ण विधि है। अधिकांशतः होता क्या है कि जो लेक्चर टीचिंग स्किल है या व्याख्यान शिक्षण कौशल है वो मोनोटोनस हो जाता है। छात्र इसमें रुचि नहीं लेते हैं, बल्कि छात्र कक्षा में बोर होने लगते हैं। तो छात्रों को बोरियत से बचाने के लिए, छात्रों का ध्यान लेक्चर में, व्याख्यान में बनाए रखने के लिए, उनकी रुचि बनाए रखने के लिए हमें कक्षा में व्याख्यान देते समय रोचक विधियों का प्रयोग करना चाहिए। अब रोचक विधि क्या है दोस्तों? जैसे कि हमने प्रारंभ में ये बताया कि छात्रों को कोई उदाहरण दे करके, कोई प्रसंग बता करके, कोई कहानी बता करके हमको जो है व्याख्यान देना चाहिए। और दोस्तों व्याख्यान के दौरान, लेक्चर के दौरान हम जो है
दृष्टांत का भी प्रयोग कर सकते हैं, कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन का भी प्रयोग कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ या प्रयोग भी बता सकते हैं। हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू हमारा लेक्चरिंग होगा, लेक्चर होता है, व्याख्यान होता है, तो कक्षा में छात्र रुचि लेने लगते हैं और उस व्याख्यान को बहुत अच्छी तरह से छात्र समझ पाते हैं। अर्थात हमको व्याख्यान देते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि रोचक विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि कक्षा में छात्र रुचि ले। अगला पॉइंट दोस्त, उपयुक्त पाठ गति। पाठ गति दोस्तों, जो हम लोग बात कर रहे थे कि बोलने की गति, उसी तरह से उपयुक्त पाठ गति भी होना चाहिए। जो हम कक्षा में जो कंटेंट ले रहे हैं, जो प्रकरण ले रहे हैं, और उसमें जो हमारा शिक्षण बिंदु डिसाइडेड है कि हम अमुक कक्षा में किन किन शिक्षण बिंदुओं को बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, जो शिक्षण बिंदु या टीचिंग पॉइंट्स होते हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी व्याख्या देने के लिए, उसके बारे में लेक्चर देने की जो हमारी गति होनी चाहिए वो सामान्य होनी चाहिए। अर्थात सभी शिक्षण बिंदुओं को, सभी टीचिंग पॉइंट्स को हमें महत्व देना है। सभी शिक्षण बिंदुओं के ऊपर हमको समय दे करके उसको क्लियर करना है, उसके ऊपर व्याख्यान देना है। हमको ऐसा नहीं करना है कि हम बहुत तेज़ी से लेक्चर देते हुए, व्याख्यान देते हुए सभी शिक्षण बिंदुओं को जल्दी जल्दी पूरा करें। इसलिए हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमको 35 मिनट या 40 मिनट के व्याख्यान में उतने ही टीचिंग पॉइंट्स या उतने ही शिक्षण बिंदु रखने चाहिए, जितने शिक्षण बिंदुओं को हम सहज गति से पढ़ाते हुए, कक्षा में छात्रों को अच्छे से समझाते हुए जितने शिक्षण बिंदुओं को हम पूरा कर पाएँ, कवर कर पाएँ, उतने ही शिक्षण बिंदुओं को हमें कक्षा के लिए, उस पीरियड के लिए रखना चाहिए। अर्थात अधिकतम दो से तीन टीचिंग पॉइंट्स या शिक्षण बिंदुओं को हम एक कक्षा में, एक क्लास में, एक पीरियड में उसके बारे में लेक्चर दे सकते हैं। तो हमको जो है, जो पाठ की गति होनी चाहिए वो भी मॉडरेट रखना चाहिए, उपयुक्त रखना चाहिए, जिससे कि छात्र जो है सभी शिक्षण बिंदुओं को स्पष्ट रूप से समझ सके। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अगला कंपोनेंट्स है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग। दोस्तों, हमने पहले भी चर्चा किया है कि जब हम लेक्चर दे रहे हैं तो लेक्चर देते समय हमको प्रयास करना चाहिए कि जो हमारी विधि है वो रोचक हो। और दोस्तों, रोचक तभी होगी जब हम ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करेंगे, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। हमने दोस्तों पहले ही चर्चा किया कि दृश्य श्रव्य सामग्री में हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, हम जो है चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं, हम जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का प्रयोग कर सकते हैं, हम मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं, हम जो है ब्लैक बोर्ड पर भी चित्र बना करके छात्रों को उससे लेक्चर दे सकते हैं, या कोई चित्र दिखाकर लेक्चर दे सकते हैं, कोई लाइव स्पेसिमेन जो है दिखा सकते हैं। कोई स्पेसिमेन दिखाइए, मॉडल दिखाइए, या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करिए, या कोई हम वीडियो भी दिखा सकते हैं छात्रों को। तो इस तरह से हमको ऑडियो विजुअल एड्स या श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हुए लेक्चर देना चाहिए। और यदि हम श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हुए व्याख्यान या लेक्चर देते हैं तो हमारा जो व्याख्यान होता है बहुत ही प्रभावशाली हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है, और कक्षा में छात्र जो है सभी शिक्षण बिंदुओं को अच्छी तरह से समझने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज शिक्षण बिंदुओं को दोहराना। दोस्तों, जब हम लेक्चर या व्याख्यान दे रहे हैं तो हमें अधिकतम 2 से 3 टीचिंग पॉइंट्स व्याख्यान के लिए लेने चाहिए। और चूंकि हम व्याख्यान में जो है विभिन्न प्रसंगों, विभिन्न उदाहरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों को उस शिक्षण बिंदु या उस संप्रत्यय को समझाने का प्रयास करते हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि प्रत्येक शिक्षण बिंदु पे हम पर्याप्त समय दें और प्रत्येक शिक्षण बिंदुओं को 2 से 3 बार जो है उसको हम रिपीट करें, उसको हम दोहराएं। मीन्स प्रत्येक टीचिंग पॉइंट से प्रत्येक शिक्षण बिंदु पे हमें पर्याप्त समय देना चाहिए और उसको दोहराना भी चाहिए, उसको रिवाइज भी करा देना चाहिए प्रत्येक टीचिंग पॉइंट्स को, प्रत्येक शिक्षण बिंदु को, जिससे कि छात्र सभी शिक्षण बिंदुओं को आसानी से और क्लैरिटी से उसको स्पष्ट रूप में समझ पाएं कि कक्षा में किन किन शिक्षण बिंदुओं के बारे में बताया गया और प्रत्येक शिक्षण बिंदु में क्या क्या बातें बताई गई। नेक्स्ट कंपोनेंट इज छात्र शिक्षक अंतःक्रिया में परिवर्तन। दोस्तों, लेक्चरिंग मेथड या व्याख्यान कौशल का एक बहुत बड़ा डिमेरिट है कि इसमें जो है सिर्फ
टीचर ही लेक्चर देता है, व्याख्यान देता है, शिक्षक ही एक्टिव होता है, जबकि छात्र जो होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं और इनएक्टिव होने की वजह से उनकी कक्षा में रुचि नहीं रह जाती है। वो बहुत कंसंट्रेशन के साथ जो है व्याख्यान में भाग नहीं लेते हैं। स्टार्टिंग में वे तो व्याख्यान में शिक्षक के साथ होते हैं, लेकिन जैसे जैसे व्याख्यान आगे बढ़ता है तो छात्रों का जो ध्यान होता है वो भंग हो जाता है, वे कक्षा में रुचि नहीं ले रहे होते। तो दोस्तों इस चीज़ से बचने के लिए हमको जो है कक्षा में हमेशा कक्षा के दौरान स्टूडेंट टीचर्स इंटरेक्शन पे ध्यान देना चाहिए, अर्थात छात्र शिक्षक अंतःक्रिया होनी चाहिए। हाँ, इससे अभिप्राय यह है कि कक्षा में समय समय पर लेक्चर के दौरान, व्याख्यान के दौरान शिक्षक को छात्रों से इंटरेक्शन भी करना चाहिए। छात्रों से किसी शिक्षण बिंदु के बारे में चर्चा करनी चाहिए, उनसे प्रश्न पूछना चाहिए, उनके विचारों को सुनना चाहिए, उनके विचारों को व्यक्त करने के लिए उनको मौका देना चाहिए प्रत्येक शिक्षण बिंदु पे। ये ऐसा होता है तो हमारा क्लास जो है कक्षा सजीव बना रहता है, लाइव बना रहता है क्लास, और सभी छात्र जो है उस लेक्चर में, उस व्याख्यान में पार्टिसिपेट करते हैं और पूरी कक्षा के दौरान, पूरी पीरियड के दौरान सभी छात्र एक्टिव रहते हैं, शिक्षक के साथ चलते हैं। शिक्षक जिन जिन शिक्षण बिंदुओं को पढ़ा रहा होता है, छात्र भी उन्हीं शिक्षण बिंदुओं के साथ चलते हैं, टीचर के साथ रहते हैं और हमेशा एक्टिव रहते हैं। इससे हमारा जो कक्षा है वो सजीव बना रहता है, सभी छात्रों की रुचि कक्षा में बनी रहती है। तो दोस्तों में बहुत अधिक ध्यान देना है कि कक्षा में हमें छात्रों के साथ समय समय पर अंतःक्रिया या इंटरेक्शन करते रहना है जब हम व्याख्यान कौशल का प्रयोग कर रहे हों या व्याख्यान के द्वारा कक्षा में शिक्षण कार्य कर रहे हों। नेक्स्ट कंपोनेंट इज व्याख्यान का उपयुक्त समापन। दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल है कि जब हमारा व्याख्यान समाप्ति की तरफ हो तो हमको जो है उसका समापन भी बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से करना चाहिए। इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं कि जितने टीचिंग पॉइंट्स बताए गए हैं, जितने शिक्षण बिंदु कक्षा में बताए गए हैं, उसको जो है एक बार हम फिर से समरी के रूप में सभी शिक्षण बिंदुओं को व्याख्यान के समापन के पहले ही, जब लास्ट फेज चल रहा हो हमारा लेक्चरिंग का, तो हमें सभी शिक्षण बिंदुओं को दोहरा देना चाहिए। सभी शिक्षण बिंदुओं के बारे में एक बार फिर से रिवाइज करके छात्रों को बता देना चाहिए। और जब हम सभी शिक्षण बिंदुओं को या कक्षा में 30 मिनट 35 मिनट के पीरियड में जो कुछ बताया गया, महत्वपूर्ण पॉइंट्स या महत्वपूर्ण बिंदुएं जो बताई गई हैं, उसको एक बार रिवाइज कराते हुए, उसकी पुनरावृत्ति कराते हुए हम जब व्याख्यान का समापन करते हैं तो हमारा व्याख्यान जो है इफेक्टिव होता है, प्रभावशाली होता है और छात्रों के जेहन में सभी शिक्षण बिंदु या सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो है उनको समझ में आ जाती है, उनके दिमाग में बना रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हम लोगों ने लेक्चरिंग स्किल या व्याख्यान शिक्षण कौशल के बारे में अध्ययन किया। दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारे सभी वीडियोज़ आपको आसानी से और समय पर उपलब्ध हो पाएँ, जिससे आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी वीडियोज़ को देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।